अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। रीपरचेज पे आ जाए। रीपरचेज ये है कि जिसमें हमने कस्टमर को चीज बेची और कल को फिर हम लोग वापस खरीदेंगे। अच्छा, इसमें दोनों बातें हैं, हम वापस खरीदेंगे या वो हमें बेचेगा, एक ही बात है। यानी है या हम खरीदेंगे या वो हमें बेचेगा। नहीं, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, हम आज बेच रहे हैं और कुछ अरसे के बाद वो एसेट हम तक वापस पहुंचना है। अब या तो इसलिए वापस पहुंचना है क्योंकि हम खरीद रहे होंगे, या इसलिए पहुंच रहा होगा कि वो हमें बेच रहा होगा। तो एक ही बात है ना। ये रीपरचेज एग्रीमेंट कहलाता है। या तो तय हो सकता है कि हमने खरीदना ही खरीदना है, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो कल को परफॉर्म होना होता है लेकिन उसकी कीमत आज ही तय हो जाती है। नहीं, हमने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम तुमसे 6 महीने बाद फलानी चीज खरीदेंगे और इस रेट पे खरीदेंगे, ये हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और खरीदेंगे ये नहीं कि दिल किया तो खरीदेंगे, वाकई खरीदेंगे, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। या हो सकता है कि ऑप्शन हो। ऑप्शन एक होती है कॉल ऑप्शन, एक होती है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कहते हैं खरीदने की ऑप्शन को, और पुट ऑप्शन कहते हैं बेचने की ऑप्शन को। तो रीपरचेज एग्रीमेंट वो है जिसमें हमने आज एक एसेट बेचा है कंपनी ए, कंपनी बी, आज इसने ये एसेट इसको बेचा है 1 जनवरी, और कल को यही एसेट इधर वापस आ जाना है 31 दिसंबर को। आज सेल है, कल वापस आ जाना है। और हम इसकी बात कर रहे हैं चूंकि ये सेलर है, तो आज ये सेल कर रहा है, सेल, और कल को उसने वापस खरीद लेना है, रीपरचेज। अब इसमें या तो हमने आज ही तय कर लिया कि हमने खरीदना ही खरीदना है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि अगर हमारा मूड हुआ खरीदने का तो हम खरीद लेंगे, ये कॉल ऑप्शन है। या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर इसका हमें बेचने का मूड हुआ तो ये बेच देगा, ये पुट ऑप्शन है। तो रीपरचेज एग्रीमेंट में 3 चीजें हो सकती हैं, या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी बाइंडिंग है, या इसके पास ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन, या इसके पास ऑप्शन मतलब पुट ऑप्शन। ये है रीपरचेज एग्रीमेंट। अब इस रीपरचेज एग्रीमेंट का करना क्या है? अगर तो हमने आज ही तय कर लिया कि हम ये कल को इस प्राइस पे खरीदेंगे, फॉरवर्ड, या हमारे पास खरीदने की ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, इनके लिए एक गाइडेंस है, और अगर इसके पास बेचने की ऑप्शन है तो उसके लिए अलग गाइडेंस है। पहले बात करते हैं कि या तो हमने खरीदना है, ये हमने तय कर लिया है, लाजमी खरीदना पड़ेगा, या फिर हमने खरीदने की ऑप्शन ली है,
जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट में या तो हम सेलर हैं, हमने तय कर लिया है कि हम कल को खरीदेंगे, ये फॉरवर्ड है, या फिर हमने ऑप्शन ले ली है, रख लिया कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर दिल किया तो खरीद लेंगे। हमने आज बेचा है ये एसेट 1 मिलियन का और तय हो गया कि 1.1 मिलियन का हम खरीदेंगे। इसको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है? 0.1 मिलियन का। मार्केट में ये जितने का मर्जी हो, इसको कितना फायदा हो रहा है? 0.1 का। हमने 1 जनवरी को ये 1 मिलियन का बेचा है और तय कर लिया कि जब 31 दिसंबर का दिन आएगा तो इससे हम 1.1 मिलियन का वापस खरीद लेंगे। 31 दिसंबर को ये मार्केट में 4 मिलियन का है, फिर भी हम कितने का खरीदेंगे? 1.1। मार्केट में ये 2% का मिल रहा है, हम तब भी कितने का खरीदेंगे? 1.1। तो इस एसेट को बेचने से पहले इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके थे? हमारे पास कि उसके पास? बेचने के बाद बेशक फिजिकली एसेट इसके पास आ गया है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक अब भी नहीं है ये, क्योंकि मार्केट में जितने का मर्जी हो इसने तो 1.1 का ही बेचना है। तो बेचने से पहले भी रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास थे, बेचने के बाद भी उसको तो रिस्क एंड रिवॉर्ड पहुंचे ही नहीं, कल को तो हमने फिर एसेट वापस ले लेना है, यानी वो तो अपनी मर्जी का मालिक ही नहीं हो सका बेचारा। तो हम कहेंगे कि हमने ये एसेट बेचा ही नहीं, ये एसेट हमने बेचा ही नहीं। जब बेचा ही नहीं तो इसमें फिर दो बातें। अगर तो हमने कल को सस्ता वापस खरीदना है, अगर ये एसेट हमने कल को वापस सस्ता खरीदना है, किससे सस्ता? जितने का आज बेचा था, नहीं जितने का आज बेचा था। अगर ये 1.1 की बजाय 0.7 हो, अगर ये एसेट हमने इसको दिया और तय कर लिया कि हम कल को इसको 0.7 पे वापस खरीदेंगे, तो इसको कोई प्रॉफिट हो रहा है इस पे? नहीं। तो ये क्यों कर रहा है इस तरह? ये यूज कर रहा होगा, ये यूज कर रहा होगा, तो ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे हमने एसेट इसको लीज पे दिया है। और अगर ये कल को इसने महंगा वापस करना है तो फिर ये यकीनन वो एसेट होगा जो यूज करने वाला नहीं होगा, जैसे प्लॉट हो सकता है। तो हमने फिर कल को महंगा जब वापस खरीदना है तो इन सब्सटेंस हमने ये लोन लिया है। दोनों बातें दोबारा देखें, हमने बेचा और कल को हमने वापस खरीदना ही खरीदना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वापस खरीदने की ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन। अगर ये आज जितने का बेचेंगे और कल वापस जितने का खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे, तो हम यकीनन आज लोन ले रहे हैं। लोन ले रहे हैं कि दे रहे हैं? ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एसेट दे के पैसे ले रहे हैं ना, तो हम लोन ले रहे हैं। और कल को जब एसेट वापस खरीदेंगे तो पैसे देंगे, तो हम लोन रीपे कर रहे होंगे, तो ये हमने लोन लिया है। और अगर हम आज 10 लाख का बेच के कल को 6 लाख का वापस खरीदेंगे, तो ये हमने लीज पे दिया है। ये रीपरचेज एग्रीमेंट की 3-4 लाइनें लिखी हैं, वो पढ़ लें, और उसके नीचे टेबल में पहली वाली बात बता दी मैंने। लोन ले रहे हैं, लोन वापस कर रहे हैं। आज हमने एसेट बेच के 1 मिलियन लिया है ना, तो आज हमारे पास कैश इन हुआ है, ये हमने लोन लिया है। कल को कैश आउट होगा तो लोन हम वापस कर रहे होंगे तब। Consequently the entity
shall account for. जी एग्जाम्पल 63 का केस ये पढ़ लें। फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट का भी ट्रीटमेंट कर कॉल में ये नहीं देखना होगा इंटेंशन भी है। एक्चुअली जब हमने ऑप्शन रखी होगी ना तो प्रैक्टिकली ये रखी ही ऐसे होगी कि हम एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे, यानी रखी ही ऐसी होगी कि हम एक्सरसाइज करनी ही होगी। जैसे अगर ये लोन है और कल को हमें 1.1 मिलियन वापस करने हैं, तो ये जो कंपनी बी है ये लेंडर हो गया ना फिर, और ये जो एसेट दे रहा है नहीं एसेट गिरवी रख के लोन दे रहा है, ये यकीनन एसेट की वर्थ से कम ही दे रहा होगा। लेंडर जब भी कोई चीज गिरवी रख के लोन देता है ना वो वैल्यू से कम लोन देता है। तो कल को जब हम 1.1 मिलियन पे वापस खरीद रहे होंगे तो तब ये मार्केट में ज्यादा वर्थ का ही होगा। तो यकीनन हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम ऑप्शन ना होकर तो फिर रेवेन्यू बन जाएगा, जो लायबिलिटी बना के रखे हो रेवेन्यू बन जाएगा। जी 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 तब जाके रेवेन्यू बनेगा। हाँ जी डन। अच्छा अब पुट ऑप्शन पे आ जाए। इसमें मुख्तलिफ केसेस बने हुए, मोर देन, लेस देन, मोर देन, लेस देन। एक है अच्छा आप में से जो पुराने लोग लेक्चर सुन रहे होंगे ना, सेल एंड लीज बैक ऑपरेटिंग लीज में इस तरह के केसेस हुआ करते थे आई 17 में। अगर हम बेच रहे हैं आज जिस वैल्यू का और जो रीपरचेज होगी और जो मार्केट वैल्यू होगी, रीपरचेज इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है। जितने का बेचा था, जितने का खरीदना है और जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। और मार्केट वैल्यू चाहे यहां है चाहे यहां है कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये इन दोनों से ऊपर है।
जब ये दोनों से नीचे है ना तो इनकी प्लेस मैटर नहीं कर रही, ये दोनों से नीचे है। जब ये दोनों से ऊपर है तो फिर मैटर नहीं कर रहा कि ये कहां है, ठीक है। जब ये इनसे ऊपर है तो बस ये इनसे ऊपर है, अब ये चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। जब ये इन दोनों से नीचे है तो फिर ये इन दोनों से नीचे है, चाहे ये ऐसे हैं चाहे ये ऐसे हैं। लेकिन अगर ये एक से ऊपर है और दूसरे से नीचे है तो फिर देखना पड़ेगा कि किससे ऊपर और किससे नीचे। और मोर देन सेल लेकिन लेस देन मार्केट। रीपरचेज इधर है, ये मार्केट है और ये सेल प्राइस। अब ये 4 पॉइंट पढ़े, ये शक्लें देखते जाएं और उसकी ट्रीटमेंट पढ़ लें। पहला बुलेट पॉइंट ये है, जब हमने बहुत सस्ता ही खरीदना है तो फिर ये लीज है। अगर हमने वापस खरीदना है सस्ता तो फिर ये लीज है। अभी 500 पर की प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए, अगर ये इससे ऊपर है ना तो लोन है और इससे नीचे है तो फिर देखना है कि लीज है या सेल है। जितने का बेचा था अगर रीपरचेज उससे महंगा है तो फिर ये तो पक्का लोन है। लेकिन अगर इससे ये कम है, यानी जितने का बेचा था उससे कम पे खरीद रहे हैं, तो फिर देखना पड़ेगा कि या तो वो लीज होगी या वाकई सेल परचेज होगी। ये बाकी 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ। केस बी हो जाएगा। अच्छा, ये हो गए एग्जांपल्स खत्म और IFRS 15 हो गया खत्म। अब ICAP के क्वेश्चंस देखते हैं। दिसंबर 19 पे आए। हैं? क्या? नहीं, वो तो मैंने कैप 5 के क्वेश्चन दिए थे। ये जो इसके थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो तो मैंने कैप 5 वाले दिए थे। अच्छा, जो और इसकी प्रैक्टिस करना चाहे ना, जिनको लगता है कि कच्चा कच्चा है, तो मैंने कैप 5 वाले सवाल दिए मैं आपको। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं ना 27-28, वो कैप 5 वाले, जिनमें शुरू वाले जो हैं वो पास्ट पेपर्स के हैं कैप 5 के, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं आप। दिसंबर 19 क्वेश्चन नंबर 5 पे है। इसमें नहीं है? शेयर तो बहुत पहले का किया हुआ है। वो पूरा पास्ट पेपर्स का एक कलंदा है जो शेयर किया हुआ है।
आखिरी है सबसे। दिसंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें। नहीं यार, जो रेगुलर ग्रुप है उसमें है, मीडिया में देखो आ रहा होगा डॉक्यूमेंट्स में। AAFR compiled past papers। मिल गया? दो दफा पढ़ लिया मैंने ये सवाल। हाँ जी, पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट ए, डिस्कस। और जब डिस्कस करना है तो वो जो रूल्स हैं, कंडीशन है, वो याद रखनी है, वो लिखनी है, क्योंकि देखें 18 नंबर हैं, सिर्फ हाँ या ना के नहीं है 18 नंबर। पार्ट ए में कहा हुआ है कि जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अंदर ऑडिट्स का जिक्र है, एक तो उनमें ये बताएं, बकायदा बोल्ड किया उसने कि व्हेन, अच्छा व्हेन से क्या मुराद है, क्या डिस्कस करना है हमने, पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम, ये डिस्कस करना है। और उसके बाद उसने कहा है कि अगर ओवर टाइम है तो फिर ये भी बताएं कि कौन सा मेथड बेहतर लगता है प्रोग्रेस मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन, इस हमें यहां पर यह डिस्कशन करने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है, सेपरेट है या नहीं है, पूरे 5 स्टेप्स लिखने नहीं, व्हेन पे फोकस है, व्हेन पे है और प्रोग्रेस मेजर कैसे करना है ये पूछा हुआ। पहले आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 में जो एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं उनमें 2 तरह के ऑडिट्स लग रहे हैं। ये जो उसने कहा ना, हाउ एवर इन सम अदर केसेस, इसका मतलब कुछ और भी हैं। पहले बात करते हैं जो पहली 2.5 लाइनें हैं, किस बात के पैसे मिलते हैं हमें,
रिपोर्ट साइन करने के। अगर हम कस्टमर को रिपोर्ट नहीं साइन करके दे रहे तो वो जितने पैसे, जितने टाइम लगाया होगा उसके पैसे दे देगा? नहीं, ऑडिटर से रिपोर्ट ही चाहिए ना, इसी बात की फीस ले रहे हैं। वो ऑडिट की टीम है जिसको काम करने के पैसे मिल रहे होते हैं, डेली चलिए मिल रही होती हैं। ऑडिट फर्म को पैसे किस बात के मिलेंगे? ऑडिट रिपोर्ट के। तो एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम? एट अ पॉइंट इन टाइम। और वो पॉइंट इन टाइम कब अचीव होगा? जब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाएगी। तो एट अ पॉइंट इन टाइम, बल्कि एट अ पॉइंट इन टाइम की शर्तें नहीं है, ओवर टाइम की शर्तें हैं। ओवर टाइम की शर्तें हैं, शर्तें कह लें कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पूरा होना चाहिए होता है। अब ये नोट्स याद किए होंगे तो लिख सकेंगे। ओवर टाइम के लिए 3 बातें हैं, उनमें से कोई एक पूरी होनी चाहिए। एक होता है कि कस्टमर का एसेट क्रिएट होता जा रहा है, एक होता है कि जो भी होता है मुझे भी नहीं याद, कि हमारा हक बन रहा है और कस्टमर साथ साथ चीजें रिसीव करता जा रहा है। ये 3 पॉइंट्स थे, इनमें से कोई एक पूरा हो जाए। तो चूंकि ये ओवर टाइम नहीं है इसलिए ये एट अ पॉइंट इन टाइम है। और जो हाउएवर इन सम अदर केसेस हैं वो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन ये जो सेंटेंस लिख दिया है ना कि LCCA हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट, जितना भी काम किया होगा, इसलिए प्रोग्रेस बिल जाते हैं। इससे ये पता चल रहा है, क्योंकि बाकी डिटेल नहीं पता, इससे ये पता चल रहा है कि ये ओवर टाइम है। क्योंकि ओवर टाइम की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हमें जितना काम किया उसके पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो ये ओवर टाइम है। अच्छा, अगर ये ओवर टाइम है तो कौन सी बेसिस मुनासिब लगती है? जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो बस जनरल आंसर है। एक CFM, क्या ख्याल है CFM की प्रोग्रेस किस बेस पे होनी चाहिए? नहीं बताया, कोई डिटेल नहीं बताई, फिर CFM के हिसाब से सोच लेते हैं। प्रोग्रेस कैसे मैयर होनी चाहिए? जितना काम कर लिया तो प्रोग्रेस है, मैयर कैसे करनी है? कॉस्ट की बेस पे भी किया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट कितनी को होती है इनकी? तो CFM की कौन सी कॉस्ट होती है यार? सस्ते से ट्रेनिंग होते हैं। CFM की कॉस्ट तो सस्ते से होता है जी। आउटपुट हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बताया कि हम क्या काम करके दे रहे हैं, तो आउटपुट बेसिस भी हो सकती हैं। और अगर इनपुट मेथड्स हों तो उसमें जो CFMs करती भी हैं टाइम बेसिस पे, कि हमें इस असाइनमेंट पे, वो CFMs बजट करती हैं कि हमें ये असाइनमेंट कितने घंटे में कर लेनी चाहिए। और जो CFMs पैसे कोट करती हैं ना, वो घंटों की बेस पे करती हैं। और कभी प्रपोजल देखने का मौका मिले ना और पता चले कि ट्रेनी के कितने पैसे चार्ज हो रहे हैं क्लाइंट से, तो वो घंटों की बेस पे होता है। क्या बात? वसूल कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब डाकू के घर डाका डालना जायज है? नहीं, मतलब वो उन्होंने चार्ज किया बकायदा हमारे तो हमारे ही क्यों है? हमारे लिए नहीं लिए, वो कह रहे हैं कि हम अपने क्वालिटी ट्रेनीज आपके पास भेजेंगे, उनके इतने पैसे चाहिए हमें। हमने वो क्वालिटी बंदे चुन के रखे हैं, ये हमारा कमाल है। हमने उनको ट्रेन किया, ये हमारा कमाल है। आपको तो स्टाइपेंड मिलेगा ना, इसमें अनफेयर कुछ नहीं है। क्या देखो, एक से रिपीट तो है ना, इंडक्शन प्रोसेस करना, उसमें से हीरे चुन चुन के निकालना, फिर उनको ट्रेन करना। पॉइंट 1 ओके। पॉइंट 2 में इंटरनल ऑडिट है, और वो भी 2 तरह के हैं। नहीं, बल्कि इंटरनल ऑडिट एक तरह की है। इंटरनल ऑडिट में क्या लगता है? ओवर टाइम के एट अ पॉइंट इन टाइम? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इशू आते जाएंगे वो रिजॉल्व करते जाएंगे, मल्टीपल असाइनमेंट्स होंगी, मल्टीपल टास्क होंगे, जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उसका पैसा चार्ज करते जाएंगे। बेशक बिल हम 6-6 महीने बाद करेंगे, बेशक बिल 6-6 महीने बाद होगा, वो पेमेंट टर्म्स अलग हैं, लेकिन हम पैसे किस बात के ले रहे हैं? जैसे जैसे जितना जितना काम करते जाएंगे वैसे वैसे उसके पैसे लेते
बनते जाएंगे। तो इसमें ओवर टाइम होना चाहिए और मेजरमेंट की बेस क्या होनी चाहिए, जितनी कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसमें चूंकि मल्टीपल काम है ना, तो इसमें ज्यादा बेहतर यही है कि आउटपुट पे मेथड, कि जो जो काम जितने जितने करते जा रहे हैं उनके हिसाब से। लेकिन बहरहाल चूंकि सीए फर्म है तो आर्स मेथड तो है ही है, और चूंकि डाटा नहीं दिया हुआ इसलिए ये जनरल डिस्कशन है कि इनपुट मेथड्स भी हो सकते हैं, आउटपुट मेथड्स भी हो सकते हैं, तो ये जनरल डिस्कशन है। सिर्फ आर्गुमेंट सही देना जी, कोई भी मेथड हो सकता है। देखें आप, हाँ, और मल्टीपल बताएं, ये ना कहें कि आर्स लगा दो, बस मल्टीपल बताएं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पॉइंट 3 पे आ जाए। पॉइंट 3 में दो काम हो रहे हैं। पॉइंट 3 में दो काम है, एक नहीं है, दो काम है। एक काम यह है कि हमारे कस्टमर हमसे स्पेसिफिक बंदे नाम लेके मंगवाते हैं कि हमें यह बंदा चाहिए, और उनके पैसे वैसे सब वही डिसाइड करेंगे, टर्म्स सब वही डिसाइड करेंगे, और हर बंदे की हमें एक रेम्यूनरेशन मिल जाएगी। अच्छा, वो जो पैसे तय होने हैं वो भी किसने डिसाइड करने हैं? मैं पॉइंट 3 में लास्ट पैराग्राफ नहीं, पहले वाले दो बता रहा हूं। क्लाइंट डिसाइड करेगा ना, तो हमें वो जो भी पैसे डिसाइड करेगा उसमें हमें अपना हिस्सा मिल जाएगा। क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये भी वही लोग डिसाइड करेंगे। हम सिर्फ बंदे उनको पहुंचाने की सर्विस दे रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम एजेंट हैं, और हमें अपना रेवेन्यू ग्रॉस, अब देखें ना रिक्वायरमेंट 2 की वर्डिंग की क्या है, रिक्वायरमेंट बी की, कि बताएं ग्रॉस करना है कि नेट करना है। तो अब इसमें सारी डिस्कशन किस बात पे हो रही है? वो प्रिंसिपल एजेंट वाले पे। अब हमें यहां पर नहीं बताना कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या हैं और ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। अब ये टिपिकली उस प्रिंसिपल एजेंट वाले एरिया पे बात हो रही है। तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल हैं कि एजेंट हैं? एजेंट हैं, क्योंकि प्राइसेस कस्टमर तय कर रहा है, इन्वेंट्री रिस्क उसका इन्वेंट्री रिस्क जो बंदे वो ले रहा है उसी का मसला है। हाँ, ये लिखा है ना, LCCA इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि सर्विसेज सही है कि नहीं है, वो हमारा मसला ही नहीं है। तो इन्वेंट्री रिस्क उनका है, वो बंदे सही काम करे ना करे हमारा मसला नहीं है। तो इसलिए हम एजेंट हैं, और हमें जो अपनी फीस है बस उसको रेवेन्यू बनाना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ, हमारी साथी फर्म्स हमसे कहती हैं कि कोई मुनासिब से बंदे दो यार, जो तुम्हें ठीक लगे, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब हम जो अपने बंदे वहां डिप्यूट कर रहे हैं, हम अपने एजेंट उठा के वहां डिप्यूट कर रहे हैं। कस्टमर काम हमें दे रहा है, हम अपने एम्प्लॉइज में से चुन के वहां बंदे भेज रहे हैं, उनके काम के हम जिम्मेदार हैं। तो अब हम एजेंट हैं कि प्रिंसिपल हैं? अब हम प्रिंसिपल हैं, और अब हम पूरा ग्रॉस रेवेन्यू बनाएंगे। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय LCCA फॉर ईच एम्प्लॉय सेम है, और ये हमने और कस्टमर ने तय करना है, एम्प्लॉइज का काम नहीं है बीच में। पहले क्या था, कस्टमर और एम्प्लॉय डायरेक्टली तय कर रहे थे, हम बीच में बस सपोर्टर थे। लेकिन अब हमने तय करना है, और हमने अपने बंदे जो हमें मुनासिब लगे भेजने हैं। देखें, हमने फैसला करना है कि किसको भेजना है, तो इसका मतलब जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। पहले वाले में वो नाम लेके बंदे मांगता था कि फलाना बंदा भेज दो, तो जिम्मेदारी उनकी। तो इसलिए अब इन्वेंट्री रिस्क भी हमारा, प्राइस भी हम तय कर रहे हैं, कस्टमर का ताल्लुक भी डायरेक्टली हमसे है, तो हम प्रिंसिपल हैं। ये है दिसंबर 19। क्या जी? है? जून 19 पे आ जाए। जून 19 में क्वेश्चन नंबर जून 19 क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 4।
अच्छा यहां ठहरे, नोट्स पे आए, नोट्स पे वेरिएबल कंसिडरेशन में आए, वेरिएबल कंसिडरेशन स्टेप 3 ट्रांजैक्शन प्राइस वेरिएबल कंसिडरेशन। इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आईएएस को बड़ा जुमला पसंद है और एग्जांपल्स में इसको बार बार डिस्कस करता है। वेरिएबल कंसिडरेशन को शामिल करना है कि नहीं करना है, तब करना जब आपको तकरीबन कंफर्म हो कि कल को सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगी। इस बात का क्या मतलब है? यानी आपको यकीन है कि पैसे मिलने हैं तो मानना, ये ना हो कल को वापस करने पड़ जाए। अगर हम किसी कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे चीजें बेच रहे हैं तो हम सेल माने भी या ना माने? अगर हमें लगता है कि वो रख लेगा और हमें कल को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा तो मान लेंगे, और अगर लगता है कि नहीं नहीं वो तो वापस ही कर देगा, वो तो ड्रामेबाज है, वापस ही करके जाएगा, फिर ना माने। और एक हमने रिफंड वाला सवाल किया था जिसमें 100 बेचे थे, उनमें से लगता था कि 3 वापस आ जाएंगे, 97 नहीं आएंगे, तो 3 की सेल नहीं मानी थी। तो हम जब वेरिएबल कंसिडरेशन को शामिल करें तो इस यकीन पे कि कल को वापस ना करने पड़े तब शामिल करें। चले जून 19, ये वेरिएबल कंसिडरेशन में मैंने पढ़ाना था, ये लिखा हुआ है, पता नहीं पहला दूसरा पैराग्राफ कहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कीमती बात है वेरिएबल कंसिडरेशन के लिए। चले वापस आ जाएं जून 19 पे। जून 19 क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 4। Such rights have not been granted by FL to any customer in the past. तो फिर हम क्या यकीन से कह सकते हैं कि कल को सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा? नहीं। तो फिर सब्र करें, अभी रेवेन्यू ना रिकॉर्ड करें, कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, और जब 90 दिन गुजर जाएं फिर मान ले रेवेन्यू। ओके चलें, एक अटेम्प्ट और पीछे आ जाएं, बल्कि एक नहीं 2 अटेम्प्ट पीछे आ जाएं, समर 18 पे आ जाएं। समर 18 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा समर 18 से पहले, समर 18 से पहले एक तो मैंने कल एक सवाल कराया था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक हल्का सा सवाल और देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनमें से 28 नंबर 28 आखिरी जो भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आखिरी 28 29 चले। इसका सॉल्यूशन मैंने शायद व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है या नहीं भेजा हुआ? सॉल्यूशन भेजे थे मैंने, हाँ सॉल्यूशन वहां से देख लेना।
जी मैंने उस पे किया हुआ है। ओ हाँ अगर देर है तो कर देता हूँ। चले दिसंबर 18 क्या बोला था? जून 18 क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए पार्ट ए। टोटल रेवेन्यू कितना बनाया हमने? रिसीवेबल कितना बनाया? तो बाकी 25 हम रिसीवेबल भी नहीं बना सके और कैश भी नहीं बना सके, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ गया। जून 18 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। जून 17 क्वेश्चन 4 ये कल करके आइएगा। जून 17 क्वेश्चन 4 ये कर आइए, अगर मसले वसले हुए तो डिस्कस करके। मैं चाह रहा हूं कि एक पुराना यानी जब IS 11 होता था, जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब IS 11 तो नहीं है लेकिन सवाल तो वो हो सकता है, तो मैं चाह रहा हूं एक सवाल उसका करा दूं। तो कल एक सवाल करा के फिर नया टॉपिक कराता हूं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 जून 17 कल कराइएगा। है जून 17 क्या बोला है? हाँ जून 17। B&D के नाम से। चले समझा देता हूं, पढ़ लिया? इतना तो समझ आ रहा है हम HL हैं।
हमने अपने कस्टमर से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें दो बातें की हैं। एक, हम उसको 5 एड्स बना के देंगे, यानी हम एड बना के देंगे, फिर वो एक एजेंसी से हमारे एड्स की रेटिंग कराएगा। अगर वो एजेंसी अप्रूव करेगी कि हाँ एड्स ठीक हैं, तो फिर वो उसके हमें पैसे देगा। और एक ऐड के देगा हमें कितने पैसे? नहीं, कुछ नहीं, एक ऐड के पैसे नहीं। तो वो हमें इन 5 एड्स के पैसे तब देगा जब ये अप्रूव हो जाएंगे। तो एक तो हमने 5 ऐड देने, उसके अलावा हमने ही अरेंज करना है, चैनल वालों से बात करनी है कि ये ऐड चलाने भी हैं और 120 मिनट्स तक चलने चाहिए ईच। 5 में से हर एक 120 मिनट्स तक चलना चाहिए। तो ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक हमने कहा है कि हम 5 ऐड बना के बेचेंगे, गुड, और एक हम उनको चलवाएंगे चैनल पे। चलवाना भी हमारी जिम्मेदारी है, यानी वो जो क्लाइंट है हमारा वो चैनल वालों से बात नहीं करेगा, हम ही चलवाएंगे ऐड। ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इस पूरे के पैसे उसने हमसे 80 मिलियन चार्ज करने हैं, लेकिन बोनस वो किस चीज के देगा? सिर्फ ऐड के। बोनस सिर्फ ऐड के मिलने। ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसिडरेशन है। वेरिएबल कंसिडरेशन भी दोनों को बढ़ती है, जरूरी है नहीं? अगर किसी एक से रिलेटेड है तो फिर उसी को बटेगी। तो ये सिर्फ ऐड से रिलेटेड है, क्लियरली लिखा हुआ है 2 मिलियन पर ऐड, 2 मिलियन पर ऐड। तो इसका ताल्लुक वो एयर टाइम से नहीं है। तो हमने वेरिएबल कंसिडरेशन को नहीं बांटना, 80 को बांटना है। यहां तक समझ आया? 31 दिसंबर पे आते हैं हम, नहीं बल्कि एक पैराग्राफ, हाँ एक पैराग्राफ और है। हम ये दोनों चीजें इंडिविजुअली भी बांटा करते हैं, बेचा करते हैं। ऐड भी बना बना के बेचते हैं और जो चलवाना है उसकी भी जिम्मेदारी लिया करते हैं। और इसकी स्टैंड अलोन प्राइस तो नहीं बताई है सच, लेकिन कॉस्ट प्लस वाला तरीका लगेगा। स्टैंड अलोन प्राइस के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, या तो ऑब्जर्वेबल हो, या नहीं तो मार्केट एडजस्टेड हो, नहीं तो कॉस्ट प्लस हो, कुछ नहीं तो रेजिडल हो। तो ये स्टैंड अलोन निकालने के तरीके हैं। तो उसने हमें इन दोनों की कॉस्ट बता दी है और ये भी कह दिया है कि हम इस पे कितना कितना मार्कअप कमाया करते हैं। ठीक है? और ये जो बात कर दी ना, बड़ी कमाल बात हो गई कि सब एक जैसे हैं। तो इसमें फिर हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी कि हम पर यूनिट कर लेंगे। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है HL कंसिडर्स ऑल एडवर्टाइजमेंट्स एज इक्वल यूनिट्स। तभी उसने कहा है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच एड। तो हम क्या करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली होगी 5 की, उसको हम पर यूनिट कर लेंगे। और रेवेन्यू कैसे कैसे बनाएंगे? जो जो ऐड देते जाएंगे उसका रेवेन्यू बनता जाएगा। तो इसमें ये आसानी हो गई। तो ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल। अब 31 दिसंबर 17 को सिचुएशन ये है कि 3 ऐड तो बन गए हैं और उन 3 में से 2 की 5 स्टार रेटिंग भी आ गई है, और जबकि एक की 3 स्टार है। तो 3 स्टार कहने की क्या सिग्निफिकेंस है? 3 स्टार कहने की क्या सिग्निफिकेंस है? अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि शर्त में शामिल था कि एक एजेंसी रेटिंग करेगी और कम से कम 3 रेटिंग होगी। तो फिर तो ये साबित कर रहा है कि हमने ये तीनों जो ऐड बना ली हैं ये अप्रूव्ड हैं। तो इनका रेवेन्यू बनना चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी इनमें से 2 की हो चुकी हुई है, 120 मिनट पूरे। तीसरे के भी 120 पूरे नहीं हुए, 70% हुए हैं। बहरहाल बुकिंग शुकिंग सब हो गई हुई है। और फिर इनके 31 दिसंबर 17 तक की कॉस्ट बताई हुई है। 3 जो पूरे बन चुके हुए हैं उनकी कॉस्ट, और जो चौथा भी बन रहा है उसकी कॉस्ट बताई हुई है। और ये जो 3 में से 2 चल चुके हुए हैं
उनकी ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट, और जो तीसरा अभी पूरा नहीं चला ये साथ उसकी भी कॉस्ट है, और चौथा तो खैर अभी किसी खाते में नहीं है, वो तो अभी ऐड बन रहा है। फिर ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट कैसे आ गई चौथे है? समझ नहीं आ रही। हो सकता है हमने उनसे पहले कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती हो, उनको बुकिंग करानी पड़ती हो, चैनल वालों को फीस देनी पड़ती हो कि बस ऐड तैयार हो रहा है, बस आ रहा है, हो सकता है कोई पैसे देने पड़ते हो। अच्छा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट, चूंकि ये सवाल है ना IAS 8 का, कि उसने जो जो अकाउंटिंग की हुई थी वो गलत की हुई थी, और पूछा यह है कि सही एसेट्स और लायबिलिटीज बता दें। तो हम तो सिर्फ रेवेन्यू पोर्शन कर रहे हैं, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट समझ लें कि SOFP में क्या जाएगा और SOCI में क्या जाएगा। SOFP और SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। SOCI की बात करते हैं पहले। तीन एड्स, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, 3 एड्स की हो गई, और जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी 2 की पूरी हो गई, और जो तीसरा है, अच्छा तीसरे वाले को क्या हमें एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम? क्यों? क्योंकि टाइम चलता जा रहा है, वो होता जा रहा है, यानी ऐसे ही है कि वो एंटिटी बेनिफिट्स कंज्यूम करती जा रही है, वो वापस थोड़ी होना है। तो इसलिए जो ब्रॉडकास्टिंग का रेवेन्यू है वो ओवर टाइम, और जो एड बनाने के पैसे हैं वो एट अ पॉइंट इन टाइम। तो हमें रेवेन्यू कितना बना लेना चाहिए, इसके लिए पहले ट्रांजैक्शन प्राइस निकाल के उसको एलोकेट करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी खैर क्या है, 80 मिलियन फिक्स्ड है, और इसी को एलोकेट करना है, या बोनस को भी करना है? इसी को करना है, बोनस तो है ही एड्स का। तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस है जिसको एलोकेट करना है, एलोकेट लेते हैं। एक है एड्स और एक है ब्रॉडकास्टिंग। इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या है? जी, एड की है 5 मिलियन इंटू 1.3, मार्कअप है ना, तो 5 मिलियन इंटू 1.3, ये लिख दो स्टैंड अलोन प्राइस। फिर इंटू 5 ना, क्योंकि 5 एड्स हैं, इंटू 5, 50 पूरा। $32.5, और ब्रॉडकास्टिंग 9 मिलियन इंटू 1.2 इंटू 5, 54, 86.5, और हमने इस 80 मिलियन को इस रेशो में बांटना है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेटेड एड्स के हिस्से में आएगा 80 इंटू 32.5 बाय 86.5, और ब्रॉडकास्टिंग के हिस्से में आएगा 80 54 ओवर 86.5। क्या कर रहा हूं मैं? एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं। एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए रेवेन्यू चाहिए और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए।
रेवेन्यू तब पता चलेगा जब मैं ये इन दोनों को एलोकेट कर लूंगा। कितना बना? 30.06 49.94। अब आते हैं एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स पे। रेवेन्यू एड्स का और ब्रॉडकास्टिंग का। देखें, एड के हिस्से का ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट इतनी हुई है। कितने एड्स की? 5। 30.063 by 5, ठीक है, रेकग्नाइज, प्लस 2 into 2। 2 एड्स की रेटिंग 5 है, उसका बोनस, और ये जितने सेटिस्फाई हो गया उतना। और ब्रॉडकास्टिंग 49.94 इंटू डिवाइडेड बाय 5, भी तो 5 ही है, इंटू इंटू 2.7, क्योंकि 2 पूरे हैं और तीसरा 70% है। ओवर टाइम है ना, 2 पूरे हो गए और एक 70%, तो 2.7। ये हो गया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। और कॉस्ट तो वैसे ही गिवन है। एड्स की और ब्रॉडकास्टिंग की। देखें, मैचिंग करनी है हमने। जो कॉस्ट इनकर हुई है बताई हुई है, और प्राइस कितनी